हेलो एवरीवन, आई एम यामिनी टुकराल वेलकमिंग यू टू अड्डा 24/7 स्कूल। तो बच्चों आज हम थर्ड सब टॉपिक करने वाले हैं चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का, जो सब टॉपिक कहता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था कि कौन कौन से टूल्स हमारे नेसेसरी होते हैं फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कौन कौन से टूल्स हमने देखे थे? अगर हम टूल्स की बात करें, सबसे पहले थे हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो कि थे हमारे मॉलिक्यूलर सिजर्स, उसके बाद थे हमारे क्लोनिंग वेक्टर्स और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था हमारा कंपिटेंट होस्ट। तो ये तीन टूल्स के बिना हमारे आरडीएनए जो टेक्नोलॉजी है वो हो ही नहीं पाती है। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसी के बारे में डिस्कशन की थी, वो आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर दिख जाएगी। सारे के सारे सीक्वेंशियल ऑर्डर में सब टॉपिक्स आपको नजर आ जाएंगे जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके अंदर कितने सारे स्टेप्स होते हैं? इट इंक्लूड्स सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। एक सीक्वेंस के अंदर जो है स्टेप्स को लिया जाता है, जैसे कि स्टार्ट हम लोग करते हैं आइसोलेशन ऑफ द डीएनए, देन फ्रैगमेंटेशन ऑफ द डीएनए। फ्रैगमेंटेशन कौन से टूल के थ्रू होगी? अगर हमने डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनाने हैं तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसके थ्रू ही होगी ना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से होगी। आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, हमने आइसोलेशन कैसे देखा था कि लास्ट लेक्चर के अंदर वो कैसे हुआ था आइसोलेट? बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। और हम क्या देखेंगे? लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट, फॉरेन डीएनए के और वेक्टर डीएनए को कैसे हम लोग लाइगेट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, culturing of the host cell in a medium at large scale and extraction of the desired products। तो ये सारे जो हमारे स्टेप्स हैं किसमें इन्वॉल्व होते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हम इनको एक एक करके सीक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ेंगे कि किस सीक्वेंस से जो है ये चलते हैं। सो फर्स्ट है हमारा आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जो फर्स्ट स्टेप हमारा एनकाउंटर हम लोग करते हैं वो है हमारा आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। सो जेनेटिक मटेरियल इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स यूजिंग द एंजाइम सच एज लाइसोजाइम, सेल्यूलेज, काइटिनेज। अब फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो काइटिनेस की वजह से ही जो है हम उसके अंदर से जेनेटिक मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइसोसोम, बैक्टीरिया के अंदर से हम लोग लाइसोसोम एंजाइम के थ्रू कर सकते हैं। देन सेल्यूलेज, जो प्लांट सेल वॉल है हमारी सेल्यूलोज की होती है ना, तो सेल्यूलेज क्या करेगा? उसको डाइजेस्ट करके अंदर से जेनेटिक मटेरियल निकाल लेगा। तो ये कुछ एंजाइम्स है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे जेनेटिक मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो डीएनए दैट सेपरेट आउट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग, द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद द राइबोन्यूक्लियस, व्हाइल द प्रोटीन्स दे कैन बी रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट विद प्रोटीएज। प्रोटीन्स को हम लोग कैसे निकालते हैं? बाय ट्रीटिंग देम विद प्रोटीएज। अगर हम आरएनए की बात करें तो राइबोन्यूक्लियस। और डीएनए को हम लोग कैसे सेपरेट आउट करते हैं? बाय स्पूलिंग, by a process it is known as spooling. So the RNA it can be removed by the treatment with ribonuclease. proteins को हम लोग किससे कर सकते हैं? प्रोटीएज से कर सकते हैं। अदर मॉलिक्यूल्स का मैंने आपको बता दिया, by appropriate treatments and purified DNA it precipitates out। जो हमारा purified DNA होता है वो क्या होता है? वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है और वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। इट प्रेसिपिटेट्स आउट, ओके। आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल, देखो जब हम लोग डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं ना तो हम एक टेस्ट ट्यूब होती है, इसके अंदर में अगर यहाँ पे डीएनए का वो पड़ा है ना कि यहाँ से हमें डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, हम उसके अंदर क्या करेंगे? चिल्ड इथेनॉल डाल देते हैं। चिल्ड इथेनॉल हम लोग उसमें ऐड करते हैं और उसके बाद में हमें देखने को क्या मिलता है? हमें देखने को मिलता है ये टेस्ट ट्यूब है ना, ये टेस्ट ट्यूब है। इसके नीचे पापड़ कहते हैं ना, जैसे छोटे से पापड़ जैसा जो है हमारा डीएनए आ जाता है और ऊपर हमारा इथेनॉल ही रहता है। तो ये क्या होता है? ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। तो डीएनए कैसे प्रेसिपिटेट आता है? बाय द एडिशन ऑफ
चिल्ड एथेनॉल, जब हम चिल्ड एथेनॉल को डालेंगे तो हमारा डीएनए प्रेसिपिटेट कर जाएगा। दिस कैन बी सीन एज अ कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन। ये जो एथेनॉल वाला सस्पेंशन, इसके अंदर फाइन थ्रेड्स भी दिखेंगे और नीचे एक जो है पीपीटी भी दिखेगी हमारी, क्या दिखेगी, प्रेसिपिटेट भी दिखेगा। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने डीएनए है वो आइसोलेट कर लिया, जो भी जेनेटिक मटेरियल था। डीएनए था तो स्पूलिंग के थ्रू हो गया, आरएनए था तो राइबोजाइम के थ्रू हो गया, बैक्टीरिया से हमने लाइसोजाइम से कर लिया, प्रोटीन्स प्रोटीएज से कर लिए। आइसोलेशन हो गई है ना, हमने पूरे डीएनए को निकाल लिया। अब हमें कट भी तो करना है, अब हमने डीएनए को कट भी तो करना है। तो सेकेंड स्टेप हमारा आता है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। वो स्पेसिफिक लोकेशन क्या होते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं। वो स्पेसिफिक लोकेशन क्या होता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होता है, जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है एक्ट करते हैं, जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे एक्ट करते हैं। सो कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, इट इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी साइट पे काम करता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे काम करता है। जब हम एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं तो एंडोन्यूक्लियस कहां पे कट करता है, पैलिंड्रोमिक, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे। ठीक है, so the cutting of DNA at the specific location, it is performed by using restriction enzyme and agarose gel electrophoresis। restriction enzyme भी यूज करते हैं और agarose gel electrophoresis भी यूज करते हैं to check the progression of the restriction enzyme digestion। कटिंग के बाद क्या होता है, after cutting sources of DNA as well as vector DNA with the specific restriction enzyme to cut out the gene of interest from the source DNA। अब ये हमारा अगर फॉरेन डीएनए है, एफडी लिख रही हूं, फिक्स डिपॉजिट नहीं, फॉरेन डीएनए, और ये हमारा क्या है, वेक्टर डीएनए वीडी। तो उन दोनों को हम लोग जो है स्पेसिफिक लोकेशन पे काटेंगे। फिर फॉरेन डीएनए के अंदर से हम लोग जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, जिसके अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए होगा, है ना, जिसके अंदर हमारा क्या होगा, डिजायर्ड डीएनए होगा, उसको हम काट के किस में इंसर्ट करेंगे, वेक्टर डीएनए के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो समझ आया ये वाला प्रोसीजर। सबसे पहले हमने आइसोलेट किया, देन हमने कटिंग ऑफ डीएनए की एट स्पेसिफिक लोकेशंस। Restriction enzyme digestions, they are performed by incubating the purified DNA molecules with the restriction enzyme at the optimal conditions for that specific enzyme। इसके लिए हमने क्या किया कि डीएनए मॉलिक्यूल्स को इंक्यूबेट किया, किसके साथ, डीएनए मॉलिक्यूल्स प्लस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। किसके अंदर होना चाहिए, ऑप्टिमल टेम्परेचर के अंदर होना चाहिए। किसके अंदर, ऑप्टिमल टेम्परेचर के अंदर, ऑप्टिमल टेम्परेचर पे। ठीक है, सो अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इट इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, की कितना जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डाइजेस्ट कर लिया है, उसके प्रोग्रेशन को चेक करने के लिए हम लोग अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं। द डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, वो किसकी तरफ मूव करेगा, हमने देखा था किसकी तरफ मूव कर रहा था, एनोड की तरफ मूव कर रहा था। और दिस प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए ऑल्सो। जब हम जेनेटिक मटेरियल को काट रहे हैं, हम डीएनए को कट कर रहे हैं स्पेसिफिक लोकेशन में, उसे सेपरेट कैसे करेंगे हम, अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। किससे, अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, जो कि क्या होगा, अग्रोस हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, जिसके ऊपर हमने डीएनए को लोड करेंगे, जिसके ऊपर हम अपने डीएनए को लोड करेंगे। और डीएनए के सेगमेंट्स क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो एनोड की तरफ में रेस करेंगे। एनोड यहाँ पे है, ये हमारा वो हुआ, यहाँ पे हमारा एनोड है, ये वेल्स है, यहाँ पे हमने डीएनए को लोड किया, तो डीएनए यहाँ से यहाँ जो है रेस करेंगे ना कि एनोड की तरफ कौन पहुंचे। तो जो सबसे छोटे सेगमेंट्स होंगे डीएनए के, सबसे छोटे सेगमेंट्स होंगे डीएनए के, वो सबसे आगे आगे जाएंगे एनोड की तरफ, और जो बड़े सेगमेंट्स होंगे वो स्लो होंगे, तो वो वेल्स की तरफ ही रहेंगे। तो इससे में से हमें पता चल जाएगा कि छोटा सेगमेंट कहाँ गया, बड़ा सेगमेंट कहाँ गया। फिर इसे हम लोग जो है स्टेनिंग करके इथीडियम ब्रोमाइड की इसे फिर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है,
द जॉइनिंग ऑफ डीएनए इट इन्वॉल्व्स सेवरल प्रोसेसेस। आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए को भी हमने कट कर लिया, हमने वेक्टर डीएनए को भी कट कर लिया, अरे भाई इसके बाद हमें उन्हें जोड़ना भी तो है ना, लाइगेट भी तो करना है। डीएनए लाइगेज का काम और कब आएगा, डीएनए लाइगेज का काम कब आएगा, हमने जोड़ना है इनको। तो after having cut the source DNA as well as the vector DNA with a specific restriction enzyme, the cutout gene of interest from the source DNA and the cut vector with space, they are mixed with ligase and they are added। हमने यहाँ पे gene of interest लिया। gene of interest क्या है, हमारा DNA सेगमेंट का वो पार्ट ऑफ DNA which displays डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या डिस्प्ले करता है, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने लिया हमारा सोर्स डीएनए, हमारा जो फॉरेन डीएनए था उसमें से। उसके बाद में हमने वेक्टर डीएनए लिया, उसको हमने क्या किया, मिक्स कैसे करवाना है, ज्वाइन कैसे करवाना है, विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। किसकी मदद से, लाइगेज। काटा किसकी मदद से था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से, और जोड़ा किसकी वजह से है, डीएनए लाइगेज की वजह से। सो दिस रिजल्ट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पहले काटा फिर जोड़ा और फिर क्या बना हमारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। क्या बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। उसके बाद में अब हमारा सबसे पहले हो गया क्या, आइसोलेशन हुआ, देन उसके बाद में क्या हुआ, कटिंग हुई। अब हमारा क्या है, एम्प्लीफिकेशन होगी। अब हमारे बच्चों एक ही जो है बना है ना डीएनए से, हमारा जो आर डीएनए बना है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, अभी उसकी एक ही कॉपी बनी है, हमें उसे एम्पलीफाई भी तो करना है ना, उसके नंबर ऑफ कॉपीज भी तो बढ़ानी है, उसका अमाउंट बढ़ाना है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीफिकेशन। जब हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, एम्पलीफिकेशन बोलेंगे। किसकी वजह से होती है, कौन से मेथड की वजह से, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है मदद करता है एम्पलीफाई करने में जीन को। सो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन और दी डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर डीएनए की हम लोग जो है मल्टीपल कॉपीज जो है सिंथेसाइज करते हैं इन विट्रो विद 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स। 2 सेट ऑफ प्राइमर्स यूज करते हैं, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन्स ऑफ द डीएनए। प्राइमर्स क्या होते हैं, बेसिकली ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं डीएनए के रीजन से, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं हमारे डीएनए के रीजन से। और एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज हम लोग डालते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए होता है पीसीआर के लिए, पीसीआर के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, जीन, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो चाहिए, उसके बाद में हमें 2 प्राइमर्स चाहिए और हमें डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। So the enzyme, it extends the primers using the nucleotides provided in the reaction and the genomic DNA as the template। तो DNA polymerase, जैसे कि इसका नाम बताता है, क्या करता है, पॉलीमराइज करेगा। क्या करेगा, पॉलीमराइज करेगा। किसको पॉलीमराइज करेगा, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। कैसे करेगा, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, प्राइमर के साथ अटैच होगा और जो डीएनए टेम्पलेट है हमारा, जो जीनोमिक डीएनए है, उसको टेम्पलेट की तरह लेगा और उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस बनाता जाएगा। उससे क्या होगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। उससे क्या होगा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है एम्पलीफाई हो जाएगा। देखो ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये हमारा जो है पूरा प्रोसेस होता है पीसीआर का। अगर आप सिर्फ एक ये पिक्चर को याद कर ले, ये एक तरीके का माइंड मैप है। अगर इस एक पिक्चर को याद कर लो तो तुम्हें पीसीआर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पिक्चर रिमाइंड करना और तुम जो है एग्जाम में अच्छे से पीसीआर कर लोगे। सो ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। हमारे ये वाले रीजन को हमने एम्पलीफाई करना है, इसका जो है क्वांटिटी बढ़ानी है। सबसे पहले इसको हीट देंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हीट दिया तो क्या होगा, वो दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए, दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जब वो स्ट्रैंड अलग हुए, एक प्राइमर इधर लगाया एक स्ट्रैंड पे, दूसरा प्राइमर लगाया दूसरे स्ट्रैंड पे, क्योंकि हमें दोनों स्ट्रैंड्स जो है बनाने हैं तेजी से। फिर उसके अंदर हमने क्या डाला, डीएनए पॉलीमरेज, जो कि हमारा किससे निकलता है, टैग पॉलीमरेज से। अभी हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और उसके अंदर क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज के अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो हमारे बेसेस होंगे,
डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ से इसे एक्सटेंड करना इस तरफ शुरू करेगा और यहाँ से इसे एक्सटेंड करना इस तरफ शुरू करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज का बेसिक काम आपको क्या समझ आया है कि ये न्यूक्लियोटाइड बेसिस को ऐड कर रहा है और चेन को पॉलीमराइज कर रहा है, मतलब एक्सटेंड कर रहा है। 30 साइकिल्स रिलीड, अगर 30 साइकिल्स हमने ऐसी कर ली तो क्या बनेंगे, एम्पलीफाइड हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन टाइम्स। तो आप देख सकते हो कि पीसीआर जो हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है कितनी तेजी से जीन को एम्पलीफाई करता है ना। कितनी तेजी से जीन को एम्पलीफाई करता है, बहुत तेजी से, कि अगर उसके अंदर 30 साइकिल हो गई तो अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन जो है हमारी कॉपीज बन जाएंगी, 1 बिलियन हमारी कॉपीज बन जाएंगी। ठीक है। If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately billion times। जो कि मैंने आपको बताया कि अगर वो बहुत बारी जो है रिपीट हो गई रेप्लिकेशन वाली साइकिल। बच्चों जो पीसीआर है हमारा वो बेसिक किस पे वर्क कर रहा है, उसका प्रिंसिपल जो है वो रेप्लिकेशन पे ही है ना। जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर भी क्या होता है, हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेपरेट होके सिंगल स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री जो है बेसिस जुड़ने लग जाते हैं। तो उसी प्रिंसिपल पे जो है हमारा पीसीआर काम कर रहा है, पर ये इतनी तेजी से काम कर रहा है कि ये अगर हम इसे बहुत बारी करवाएं तो क्या होगा, 1 बिलियन टाइम्स जो है हमारी कॉपीज बन जाएंगी, 1 बिलियन टाइम्स हमारी कॉपीज बन जाएंगी। सो सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इट इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। इसमें हमने क्या करना है कि अब हमें पीसीआर करना है ना। तो पीसीआर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीसीआर के लिए हमें एक थर्मोस्टेबल चाहिए। थर्मोस्टेबल मतलब हीट स्टेबल होना चाहिए हमारा जो एंजाइम होगा, है ना। जो हीट स्टेबल एंजाइम होगा हम उसे यूज करेंगे क्योंकि इसमें बीच में हीट भी जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो एंजाइम है वो डीनेचर कर जाए, है ना। ज्यादा हीट पे एंजाइम डीनेचर कर जाते हैं, तो हमें चाहिए थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो जब थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज की हम लोग बात करते हैं तो वो हमारा किससे आया है, थर्मस एक्वेटिकस से आया है। किससे आया, थर्मस एक्वेटिकस से आया है, जो कि हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहता है और डीनेचुरेशन करवा देता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की, पर वो खुद डीनेचर नहीं होता। तो हमने जो डीएनए पॉलीमरेज एक्सट्रैक्ट किया है वो किससे किया है, थर्मस एक्वेटिकस से, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, टैक पॉलीमरेज। टैक इसे क्यों बोलते हैं, टी फॉर थर्मस, ए क्यू फॉर एक्वेटिकस। तो टैक पॉलीमरेज जो है हमारा विदस्टैंड करता है हाई टेम्परेचर को, इसलिए जो है हमने उसे लिया है इसमें पॉलीमराइजेशन के लिए। सो द एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट इफ डिसायर्ड कैन नाउ बी यूज्ड टू लाइगेट विद द वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। अब हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट की कितनी कॉपीज हो गई, बिलियन कॉपीज हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, उसे वेक्टर में इनकॉर्पोरेट करके अपने हिसाब से जो है ट्रांसफॉर्मेशन करवा सकते हैं। ठीक है। आइसोलेशन, कटिंग, एम्पलीफिकेशन। चौथे स्टेप पे हम आए हैं, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। इसके बाद में हम जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करेंगे होस्ट सेल के अंदर। सो देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू द रेसिपिएंट सेल। सो रेसिपिएंट सेल को डीएनए अगर बाहर से टेकअप करना है, उनको क्या होना पड़ेगा, कंपिटेंट होना पड़ेगा। मतलब उनको जो है उसके प्रोन होना पड़ेगा कि हाँ वो रिसीव कर पाए उस डीएनए को। अगर वो रिसीव कर पाते हैं उस डीएनए को तभी हम लोग उसे कंपिटेंट बोलते हैं। अगर वो सेल बाहर का डीएनए रिसीव नहीं कर पाता उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कंपिटेंट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन कंपिटेंट सेल बोलते हैं, अगर वो बाहर का डीएनए जो है रिसीव नहीं कर पाता। पर सेल के अंदर अगर कंपिटेंसी लानी है तो उसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर, आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं, सारे मेथड्स एक बारी ब्रीफ बताए थे। ठीक है। सो इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग अ जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एग्जांपल एम्पिसिलिन, अगर उसे ई कोलाई को ट्रांसफर करते हैं, जो होस्ट सेल होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स बोलते हैं, जिसमें जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली जीन है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने उसे ई कोलाई के अंदर डाल दिया है ना, ई कोलाई के अंदर डाल दिया, तो वो ई कोलाई क्या हो जाएगी, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी। तो वो क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म्ड हो गई। क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म्ड हो गई। सो इफ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स ऑन अगर प्लेट्स कंटेनिंग एम्फिसिलिन, इसी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट वाला जो बैक्टीरिया है, इसे अगर हम लोग इस कल्चर मीडियम पे ग्रो करें, एक हमने कल्चर मीडियम लिया, इस पे अगर हम लोग ग्रो करें इस बैक्टीरिया को, जो ये एम्पिसिलिन वाला है हमारा कल्चर,
और इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो कौन से हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है उसके अंदर जीन, ऐसे इसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। सो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाले को अगर एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो करेंगे, वो क्या करेंगे, वो ग्रो कर जाएंगे। पर अगर वही मैं यहाँ पे नॉर्मल बैक्टीरिया ग्रो कर दूं, ये हमारे क्या है नॉर्मल बैक्टीरिया, वो क्या होंगे, वो मर जाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा ना कि कौन सा सेल हमारा ट्रांसफॉर्म्ड है और कौन सा सेल हमारा ट्रांसफॉर्म्ड नहीं है। सो इफ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म सेल्स ऑन अगर प्लेट कंटेनिंग एम्फिसिलिन, ओनली द ट्रांसफॉर्मेंस विल ग्रो, पर जो अनट्रांसफॉर्म्ड सेल्स होंगे वो डाई हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। So since due to ampicillin resistant gene, one is able to select the transform cell in the presence of ampicillin. So the ampicillin resistance gene in this case is selectable marker. Selectable marker basically क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म सेल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम दी नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स। सो जब ट्रांसफॉर्म सेल्स, जैसे कि मैंने इसमें एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट का एग्जांपल लिया कि जो सेल्स, जो एम्फिसिलिन वाला हमारा जो कल्चर है वो क्या काम कर रहा है, एज अ सेलेक्टेबल मार्कर काम कर रहा है, क्योंकि जो उस पर ग्रो कर रहा है वो ट्रांसफॉर्म्ड है, जो नहीं ग्रो कर रहा है वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। तो उससे हमें पता चल गया कि कौन कौन से सेल्स के अंदर रिकॉम्बिनेशन हुई है, कौन कौन से सेल्स ने जो है बाहर का हमारा एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट लिया है और किसने नहीं लिया है। सो ये एक तरीके का हमारा सेलेक्टेबल मार्कर हो गया, ठीक है। अब हमारा ये हो गया इंसर्शन, हो गया रिकॉम्बिनेशन का। उसके बाद में हमारा आता है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अगर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद में क्या आता है हमारा ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब हमें जीन प्रोडक्ट भी तो चाहिए, रिकॉम्बिनेंट तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, पर वो है किस काम का, तो उस काम के लिए भी तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें वो जीन प्रोडक्ट मिल रहा है या फिर नहीं। सो द फॉरेन डीएनए इट मल्टीप्लाइज इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल टू प्रोड्यूस द डिजायरेबल प्रोटीन। वो क्या करता है, डिजायरेबल प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन होस्ट सेल इन्वॉल्व ऑप्टिमाइज कंडीशन टू ऑब्टेन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। सो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो रिकॉम्बिनेंट एक मिनट, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो हमारा किसके अंदर गया, होस्ट के अंदर गया, है ना। होस्ट में जाके वो क्या करेगा, होस्ट मशीनरी के साथ क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा और क्या बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा, जो कि क्या होंगे अल्टीमेटली, अगर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बन रहे हैं तो वो नॉर्मल प्रोटीन्स नहीं है, वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स है, या फिर हम उन्हें क्या बोल सकते हैं, हमारे डिजायर्ड प्रोटीन है, क्योंकि हमने अपना डिजायर्ड जो जीन था, जो डिजायर्ड डीएनए था वो इंसर्ट किया था, है ना। तो उसी डिजायर्ड जीन को देखते हुए हमारा डिजायर्ड प्रोटीन या फिर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ही होस्ट बनाएगा। सो द रिकॉम्बिनेंट सेल इट इज मल्टीप्लाइड इन अ कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम इन विच यूज मीडियम इज ड्रेन आउट फ्रॉम वन साइड while the fresh medium it is added from the another to maintain the cells in their physiological active state. अब रिकॉम्बिनेंट सेल को मल्टीप्लाई करने के लिए उसका जो कल्चर है वो कंटिन्यूसली यूज करेगा। तो क्या होगा, एक साइड से कल्चर यूज हो रहा है और एक साइड से उसे ड्रेन आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेल्स जो है अपने फिजियोलॉजिकल एक्टिव फेज में रहे और वो डेथ ना हो, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस इसी के लिए बनाया गया था, जिससे कि हमें हमारी मर्जी का डिजायरेबल प्रोटीन मिले। अगर वो कल्चर खराब हो जाता है या फिर पूरा यूज अप हो जाता है तो सेल्स फिर से मर जाएंगे और वो आगे नहीं बना पाएंगे। तो उसी को चलाने के लिए एक साइड पे यूज वाला कल्चर निकल रहा होता है और एक साइड से नया कल्चर ऐड हो रहा होता है, जिससे कि सेल्स अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिव स्टेट के अंदर रहे। सो द स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स दे कैन नॉट यील्ड एप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ द प्रोडक्ट। अब हमने इतनी मेहनत करी, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए इतनी सारी मेहनत करी, अब छोटी वॉल्यूम में अगर निकलेगा तो हमारे किसी बेनिफिशियल नहीं है ना, हमारी वो क्वांटिटी जो है बेनिफिशियल है ही नहीं हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, उन्हें लार्ज क्वांटिटीज में बनाना है। वो जो डिजायरेबल जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है हमारा, उसको हमने बेनिफिट में लाना है, अपने बेनिफिट के लिए चाहिए ना, बेनिफिशियल पर्पज से चाहिए। तो बेनिफिशियल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे लार्ज क्वांटिटी में बनाना पड़ेगा, उसे लार्ज क्वांटिटी में बनाना पड़ेगा। टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर्स वाज देयर। बायोरिएक्टर्स का डेवलपमेंट हुआ, जिससे कि हम लोग जो है ये हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो कि हमारा डिजायरेबल प्रोटीन है उसको बनाने के लिए हमने क्या किया, बायोरिएक्टर्स दिए, बायोरिएक्टर्स लिए। तो बायोरिएक्टर्स के अंदर क्या है, 100 से 1000 लीटर का वॉल्यूम है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ 100 to 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर्स कैन बी प्रोसेस्ड
वहां पे 100 से 1000 लीटर का हमारा कल्चर जो है प्रोसेस हो सकता है। सो बायोरिएक्टर्स क्या है? दे आर वेसल्स इन विच द रॉ मटेरियल्स दे आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। हमने रॉ मटेरियल सारे डाल दिए, वो जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे वो किसके अंदर होंगे? हमारे बायोरिएक्टर्स के अंदर होंगे। और कितना इसके अंदर कल्चर जाता है हमारा? 100 से 1000 लीटर इसके अंदर हमारा कल्चर जाता है। इंडिविजुअल एंजाइम्स यूजिंग माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल्स। तो एक बार देख लेते हैं कि ये बायोरिएक्टर्स होते क्या हैं। So a bioreactors, it provides the optimal conditions for achieving the desired product. बायोरिएक्टर्स क्या करते हैं? वो ऑप्टिमम कंडीशंस देंगे जिसकी वजह से हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट निकलेगा। क्या निकलेगा? हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट निकलेगा। उसके अंदर क्या होगी? ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस होगी, पीएच, सबस्ट्रेट, विटामिन, ऑक्सीजन, सॉल्ट, सब कुछ हमें जो है अपने अकॉर्डिंगली मिलेगा। तो ये हमारे कुछ बायोरिएक्टर्स होते हैं, दो टाइप के हैं। एक है हमारा सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर और दूसरा है हमारा स्पार्ज स्टर टैंक बायोरिएक्टर। ये सिंपल वाला है और वो स्पार्ज स्टर है। सो अ स्टर्ड टैंक रिएक्टर, इट इज यूजुअली सिलेंड्रिकल और विद अ कर्व्ड बेस। जो हमारा सिंपल वाला है वो क्या है? हमारा यूजुअली सिलेंड्रिकल है ना, देखो ये हमारा सिलेंड्रिकल है और इसका कर्व्ड बेस है सिंपल स्टर्ड का। टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट्स। उसका क्यों हमने दे रखा है नीचे से ऐसे कर्व्ड, ताकि जो उसके अंदर जितने भी हमारे रिएक्टर कंटेंट्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। सो द स्टरर, इट फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। स्टरर का क्या फंक्शन होता है? वो मिक्स भी करता है, स्टरर मिक्स भी करता है और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाता है थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। सो ऑल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर। आप देख सकते हो एयर भी इसके अंदर से जो है बबल कर रही है ना। सो स्टरर अगर नहीं करवा पा रहा ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी तो इसके ऑल्टरनेटिवली एयर को हम लोग बबल भी कर सकते हैं इन द बायोरिएक्टर। सो द बायोरिएक्टर हैज एन एजिटेटर सिस्टम, एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम and a foam control system, a temperature control system, pH control system and sampling ports so that small volumes of the culture they can be withdrawn. अगर सैम्पलिंग हमारी नहीं होगी तो सैम्पलिंग पोर्ट होना क्यों जरूरी है? कि अगर छोटे छोटे अमाउंट्स में जैसे जैसे हमारा कल्चर बन रहा है तो छोटे छोटे अमाउंट्स में हम लोग कल्चर को निकाल के टेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये बिल्कुल सही जा रहा है या फिर नहीं। सो बायोरिएक्टर के अंदर कितने सिस्टम्स हैं हमारे? पहला एजिटेटर सिस्टम हो गया, दूसरा ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम हो गया, थर्ड फोम कंट्रोल सिस्टम हो गया, फिर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम हो गया, पीएच कंट्रोल और मोस्ट इंपॉर्टेंट है सैम्पलिंग पोर्ट, जो कि हम लोग पीरियोडिक जो है उसके अंदर से कल्चर एक बार निकाल के टेस्ट कर ले कि हाँ ये कल्चर बिल्कुल सही है। Downstream processing, it involves the processes that make the product obtained ready for marketing. So downstream processing को एक बारी को हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा लास्ट स्टेप होता है बनाने का। तो ये क्या होता है? इट मेक्स द प्रोडक्ट रेडी फॉर मार्केटिंग। मार्केट में जो प्रोडक्ट जाना है वो किसकी बदौलत होता है? हमारा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो हम इसे फाइनल स्टेप बोल सकते हैं, इसे हम लोग फाइनल स्टेप भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके बाद में प्रोडक्ट सीधा हमारा कहाँ जाता है? मार्केट के अंदर जाता है। दिस प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसके अंदर क्या होता है? सेपरेशन होती है और प्यूरिफिकेशन ऑफ द कंटेंट होता है, जिसको हम लोग स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलेंगे। So suitable preservatives they are added to and sent for clinical trial in case of drugs and before releasing to the market for public use. इसमें हम लोग जो है प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं और बेसिक जो है टेस्टिंग के लिए जाता है। टेस्टिंग के लिए जाता है जैसे कि ड्रग्स वगैरह की टेस्टिंग हमें पहले करवानी पड़ती है, तो क्लिनिकल ट्रायल के लिए जाता है, जिसकी वजह से सीधा अगर हम मार्केट में दे दो तो हो सकता है कि कई बार उसके एडवर्स इफेक्ट्स हमें पता ना हो, है ना। एडवर्स इफेक्ट्स कभी कभी पता नहीं होते हैं, तो उससे पहले जो है एक बारी प्रोडक्ट को हमने किस में डालना होता है? क्लिनिकल ट्रायल में डालना होता है। उसके बाद में हम उसे मार्केट में अवेलेबल कर देते हैं फॉर पब्लिक। तो एक बारी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या आज पढ़ा है। सो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सबसे पहला होता है उसमें आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए है, आरएनए है या कोई भी है, उसके लिए स्पेसिफिक
एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से हम उसे आइसोलेट करते हैं। डीएनए किसकी वजह से होता है? स्पूलिंग की वजह से, प्रोटीन्स प्रोटीएज की वजह से, आरएनए हमारे राइबोजाइम की वजह से, बैक्टीरिया के अंदर से लाइजोजाइम की वजह से। तो ये सारे जो है हम लोग इसकी वजह से अपना जेनेटिक मटेरियल को निकालते हैं। डीएनए हमारा कैसे प्रेसिपिटेट आउट करता है? बाय चिल्ड एथेनॉल। अगर हम चिल्ड एथेनॉल डालेंगे तो उससे क्या होगा? हमारा डीएनए प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगा। आइसोलेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कटिंग ऑफ द डीएनए, जो कि मैंने आपको बताया किसकी बदौलत होता है? हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बदौलत होता है। वो स्पेसिफिक लोकेशंस कौन सी होती हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, जहां पे हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाके काटता है और क्या निकाल देता है उसमें से? जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो भी हमारा डिजायर्ड डीएनए होता है या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, कट आउट करके हम लोग उसे जो है निकाल लेते हैं। सो द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन भी होती है, उसके साथ में डाइजेशन भी होती रहती है और उसे सेपरेट भी करते हैं, डीएनए को टाइमली सेपरेट भी करते हैं बाय अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। द जॉइनिंग ऑफ डीएनए, उसके बाद में क्या होता है? फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को अगर हमने काट लिया, फिर हम क्या करेंगे? जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर डीएनए को हमने ज्वाइन करना है। किसकी बदौलत करते हैं? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज की वजह से हम उनको ज्वाइन करके क्या बन जाता है? हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। उसके बाद में आता है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है? बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके अंदर क्या क्या चाहिए होता है? हमें प्राइमर्स चाहिए होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज जो कि थर्मोस्टेबल हो, मतलब हीट सेंसिटिव ना हो हीट रेजिस्टेंट हो। तो वो है हमारा टैग पॉलीमरेज, जो कि थर्मस एक्वेटिकस से हम लोग आइसोलेट करते हैं। और इसके अंदर ये बेसिक प्रिंसिपल रेप्लिकेशन पे ही काम करता है और क्या बनाता है? मल्टीपल कॉपीज बना देता है हमारे डीएनए की। एम्प्लीफिकेशन के बाद आता है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। अब हमने जो है होस्ट सेल के अंदर अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालना है, तो उसके लिए हमारे रेसिपिएंट सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाना है बाय सेवरल प्रोसेसेस। अब क्या होता है कि कुछ जो हमारे होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स की वजह से हमें पता चलता है कि हाँ उस डीएनए के अंदर वो जो हमारा जीन है वो ट्रांसफॉर्म्ड है या फिर वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का करते हैं। उसके बाद में हमें जीन प्रोडक्ट ऑब्टेन करना होता है, तो जो फॉरेन जीन है हमारा मल्टीप्लाई करता है जिससे कि हमारे डिजायरेबल प्रोटीन्स बनते हैं। जो डिजायरेबल प्रोटीन्स होते हैं अगर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बन रहे हैं, वो नॉर्मल प्रोटीन्स नहीं है। वो कौन से प्रोटीन्स हैं? हमारे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स है। तो उन्हीं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स के प्रोसेसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अगर हम इन्हें बड़े लेवल पे करना होता है तो हम किसकी मदद लेते हैं? बायोरिएक्टर्स की। बायोरिएक्टर्स क्या होती है? वेसल्स होती हैं 100 to 1000 लीटर्स की। उसके अंदर हम लोग जो है सारा का सारा रॉ मटेरियल डाल देते हैं, उसके अंदर सारी ऑप्टिमम कंडीशंस होती है और उसके थ्रू हमें हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो दो तरीके के होते हैं, एक तो सिंपल स्टर्ड होते हैं और एक स्पार्ज स्टर्ड होते हैं, ठीक है। जो सिंपल स्टर्ड होते हैं उसके अंदर क्या होता है? सिलेंड्रिकल होता है वो और उसका कर्व्ड बेस होता है। कर्व्ड बेस क्यों होता है? जिससे कि जो हमारे रिएक्टर कंटेंट्स हैं उनकी मिक्सिंग अच्छे से हो जाए। स्टरर और क्या करता है? वो मिक्सिंग करता है और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बढ़ाता है। सो बायोरिएक्टर के अंदर क्या क्या होता है? हमारा एजिटेटर सिस्टम होता है, पीएच कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल और फोम कंट्रोल सिस्टम होता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर सैम्पलिंग पोर्ट्स। सैम्पलिंग पोर्ट्स क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि सैम्पलिंग पोर्ट से हम टाइम टू टाइम जो है चेक कर सकते हैं कि जो हमारा अंदर प्रोटीन जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो कल्चर जो है वो सही है या फिर नहीं। लास्ट हमारा आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है? वो प्रोसेस जिसके बाद में हम प्रोडक्ट को अवेलेबल कर देते हैं फॉर मार्केट। ये लास्ट स्टेप होता है। इसके अंदर क्या होता है? सेपरेशन और प्योरिफिकेशन होती है और इसमें जो है ड्रग्स जैसे कि होते हैं वो क्लिनिकल ट्रायल के लिए जाते हैं, जिसके बाद में ये जो प्रोडक्ट्स है कहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं? फॉर पब्लिक यूज। तो बच्चों ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। इसके हम फटाफट से एक बार एमसीक्यूज देख लेते हैं। Question 1. The process of separation and purification of expressed protein before marketing क्या होता है? A. Upstream processing, B. Downstream processing, C. Bioprocessing या फिर D. Post production processing। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा कि अभी हमने पढ़ा कि सेपरेशन और प्योरिफिकेशन मतलब जो कि हमारा लास्ट स्टेप होता है, जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन करने का लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है? फटाफट से आंसर आ जाने चाहिए। ये तो मैंने अभी लास्ट स्लाइड के अंदर ही पढ़ा है, लास्ट स्लाइड के अंदर ही पढ़ा है। तो बच्चों ये होगा हमारा
डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बेसिकली होता क्या है, प्रोसेस दैट मेक द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड रेडी फॉर मार्केटिंग। वही हमारा इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेपरेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ द एक्सपोज्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग, मतलब क्लिनिकल ट्रायल के लिए भी कई कई चीज़ें जाती हैं, तो वो क्या होता है हमारा, बी बिल्कुल सही है हमारा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। बी एकदम करेक्ट है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। So question 2, for transformation microparticles coated with DNA to be bombarded with gene current are made up of A silver और platinum, B platinum और zinc, C silicon और platinum या फिर D gold और टंगस्टन। किससे हमारा जो है डीएनए किस पे कोट होता है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने सारे के सारे ये टूल्स बताए थे, तो जिसने मेरी वो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो देखी उसे बहुत अच्छे से इसका आंसर पता होगा, उसे बहुत ही अच्छे से इसका आंसर पता होगा। तो बच्चों कुछ हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के ना प्रोसीजर होते हैं जिससे कि हम होस्ट को क्या बनाते हैं, जिससे कि हम होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाते हैं। तो क्या क्या होते हैं हमारे, सबसे पहला हमारा होता है हीट शॉक मेथड। सबसे पहला क्या होता है, हीट शॉक मेथड होता है, जिस मेथड के अंदर पहले आइस पे रखते हैं, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं, फिर से उसे आइस पे रखते हैं, तो क्या होता है हमारा होस्ट कॉम्पिटेंट बन जाता है। दूसरा होता है हमारा माइक्रो इंजेक्शन, जिसके अंदर क्या होता है डायरेक्टली जो है माइक्रो इंजेक्ट कर देते हैं हमारा जो आरडीएनए है उसको होस्ट के अंदर। तीसरा क्या होता है, तीसरा हमारा होता है कि हम किसी पैथोजन को, अगर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस, उसको हम लोग अलाउ कर देंगे कि तू प्लांट को जो है इन्फेक्ट करो और सीधा के सीधा जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके अंदर इंसर्ट कर दो। और फिर हमारा आता है क्या, माइक्रो इंजेक्शन वाला, जो ये बायोलिस्टिक गन मेथड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलिस्टिक गन मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि गोल्ड या टंगस्टन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कोट करते हैं विद आवर डिजायर्ड डीएनए और उसको इंजेक्ट कर देते हैं इन द न्यूक्लियस। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सो द प्रोटीन्स दे आर डाइजेस्टेड बाय ए प्रोटीएज, बी पेक्टिनेज, सी काइटिनेज या फिर डी न्यूक्लियस। बहुत इजी है, मैंने आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में ही ये बताया था कि प्रोटीन्स किससे डाइजेस्ट होते हैं। तो नीचे से शुरू करिए, न्यूक्लियस किसको डाइजेस्ट करते हैं, हमारे डीएनए को या फिर आरएनए को, है ना, ये हमारा गलत है। काइटिनेज किस में डाइजेशन करते हैं, फंजाई में, क्योंकि फंजाई की ही जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, हमारी काइटिन की बनी होती है, तो ये भी हमारा गलत है ना। पेक्टिनेज किसको करेगा, पेक्टिन को करेगा, तो ये भी गलत है। तो प्रोटीन्स के लिए कौन सा है हमारा, ऑप्शन ए प्रोटीएज बिल्कुल सही है। प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीएज प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। आई समझ में, प्रोटीएज किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम द अगरोस जेल। एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, जब डीएनए हमने सेपरेट कर लिया अगरोस जेल पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ए इल्यूजन, बी लाइगेशन, सी ट्रांसफॉर्मेशन या फिर डी आइसोलेशन। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें पता है, ये तो गलत है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि जब हम कोई फॉरेन जीन को एक सेल के अंदर इंसर्ट करें, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन गलत है। लाइगेशन दो डीएनए सेगमेंट्स को जोड़ना होता है। तो ए और डी में से क्या होगा, इल्यूजन होगा या फिर आइसोलेशन होगा, इल्यूजन या फिर आइसोलेशन। आइसोलेशन तो होता है कि डीएनए को होस्ट से निकालना, आइसोलेशन क्या होता है, डीएनए को होस्ट से निकालना। तो ये भी गया, हमारा कौन सा बचा फिर, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ए इल्यूजन। इल्यूजन ही होता है जिसके थ्रू हम डीएनए जो हमने सेपरेट आउट किया है, ये हमारा अगरोस जेल होता है, यहाँ पे वेल्स होती है, हम डीएनए लोड करते हैं और यहाँ पे हमारा एनोड होता है। तो यहाँ पे हमारे सेगमेंट्स आ जाते हैं डीएनए के, है ना, छोटे वाले सबसे आगे, बड़े वाले सबसे पीछे। तो हम डीएनए सेगमेंट्स को जब आइसोलेट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ए इल्यूजन बोलते हैं। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज बायोलिस्टिक। अभी बताया था बायोलिस्टिक जीन गन इज सूटेबल फॉर ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स, बी कंस्ट्रक्शन ऑफ आर डीएनए बाय जॉइनिंग विद वेक्टर्स, सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर डिसार्मिंग पैथोजन वेक्टर्स। ए बी सी डी बहुत इजी है, हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करते हैं। सो द बायोलिस्टिक और द जीन गन इट इज सूटेबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट सेल्स। इट इज यूज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स जिसके अंदर गोल्ड या फिर टंगस्टन जो होता है कोटेड विद
रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और उसे क्या करते हैं, प्लांट सेल के अंदर बम्बार्ड कर देते हैं, प्लांट सेल्स बम्बार्डेड। तो ये क्या होता है हमारा, बायोलिस्टिक या फिर जीन गन मेथड होता है। क्या होता है, बायोलिस्टिक या फिर जीन गन मेथड। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे और आपका चैप्टर हो जाएगा प्रिपेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल पे। बाय बाय।